Hello guys. Welcome back again. My name is Amit and it's code time. So हम दोबारा आ चुके हैं एक और लीड कोड क्वेश्चन के साथ में एंड टुडेस क्वेश्चन इज मिनिमम टाइम टू विजिट अ सेल इन अ ग्रिड और ये हार्ड लेवल का है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. कि क्वेश्चन क्या कहता है. So you are given a m cross n matrix grid consisting of non-negative integers where grid of row comma column represents the minimum time required to be able to visit the cell row comma column. So हमारे पास एक m cross n का मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भरे हुए हैं. नॉन नेगेटिव का मतलब होता है जीरो एंड अबव. और हर एक जो सेल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है. हर एक सेल में जो वैल्यू है दैट रिप्रेजेंट्स कि मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए सच दैट हम उस सेल में विजिट कर सकते हैं. लेट्स से अगर किसी सेल की वैल्यू 5 है, इसका मतलब है कि हम उस सेल को 5 सेकंड्स के पहले विजिट नहीं कर सकते हैं. आप ये नहीं कर सकते कि 1 2 3 4 इन सेकंड्स पे जाके विजिट नहीं कर सकते. जब तक आपको जो करंट टाइम है वो 5 या 5 के ऊपर नहीं हो जाता तब तक आप उस सेल को विजिट नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई इट सेड कि मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू बी एबल टू विजिट द सेल, व्हिच मींस यू कैन विजिट द सेल रो कॉमा कॉलम ओनली व्हेन द टाइम यू विजिट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रिड ऑफ रो कॉमा कॉलम. ओके. Now you are standing in the top left cell of the matrix in the 0th second. अब 0th second पे 0,0 पे खड़े हो and you must move to any adjacent cell in the four directions up, down, left and right. Each move you make takes 1 second. So याद रखो सबसे पहले इनिशियली आप 0,0 पे खड़े हुए हो 0th सेकंड पे, ठीक है. और आपको हर एक सेकंड पे मूव करना है. याद रखो यहाँ पर ये क्वेश्चन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि बाद में बहुत यूज होने वाला है कि आपको हर एक सेकंड पे मूव करते रहना है. आप कहीं भी रुक नहीं सकते हो. यू कैन नॉट स्टॉप, यू कैन नॉट सिट आइडल एनीवेयर. आपको हर एक टाइम पे मूव करना है. आपको एटलीस्ट एक बार मूव करना है किसी ना किसी डायरेक्शन में. सो यू मस्ट मूव टू एनी एडजेसेंट सेल अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट. ईच मूव टेक्स 1 सेकंड. हर एक मूव जो होता है वो 1 सेकंड लेता है. रिटर्न द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड इन विच यू कैन विजिट द बॉटम राइट सेल ऑफ द मैट्रिक्स. इफ यू कैन नॉट विजिट द बॉटम राइट सेल रिटर्न -1. तो हमें बताना है कि व्हाट इज द मिनिमम टाइम कि हम आखिरी सेल जो n-1 n-1 वाला सेल है वहां पर पहुंच जाते हैं. अगर नहीं पहुंच पा रहे तो रिटर्न -1. ओके. सो लेट्स गो टू द फर्स्ट टेस्ट केस. पहले टेस्ट केस हमारे पास क्या है, 0 1 3 2. हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आप देख सकते हो कि 0 पे 0 पहले से ही है, ठीक है. यहाँ पर हमेशा 0 रहेगा सच दैट कि भाई ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग सेल ही हमारा अनडिफाइंड है कि हम वहां पर से मूव नहीं कर सकते. तो 0th सेकंड पे हम 0,0 पे हैं. अब क्या है, अब हम कहाँ नेबर सेल पे मूव कर सकते हैं. देख सकते हैं इसके नेबर्स कौन है. इसके नेबर्स है ये वाला सेल और ये वाला सेल. तो देख सकते हैं 5 में तो नहीं जा सकते. एक मूव कितना सेकंड लेता है, 1 सेकंड लेता है. तो 1 सेकंड में हम यहाँ पर आएंगे. जब इस सेल पे आएंगे तो टाइम क्या होगा हमारा 1 होगा. अगर इस सेल पे आने की कोशिश करेंगे तो टाइम हमारा 1 होगा. लेकिन यहाँ पर ग्रिड की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5 है. सिंपल सी बात है, वी कैन नॉट विजिट अ सेल जब तक हम उसका थ्रेशोल्ड पार ना कर जाए. राइट, उसके थ्रेशोल्ड के बराबर या उसको पार ना कर जाए. तो इसका मतलब हम यहाँ तो मूव नहीं कर सकते, हम यहीं पर मूव करते हैं. अब यहाँ पर मूव करें. अब 1 के बाद हम कहाँ मूव कर सकते हैं. 1 के बाद देखो यहाँ पर मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि 1 सेकंड बाद 2 का टाइम स्टैम्प होगा और यहाँ पर 3 है तो हम लेस देन पे हैं तो यहाँ नहीं जा सकते. लेकिन हम यहाँ जा सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये 2 सेकंड पे हम यहाँ पर आएंगे पर यहाँ पर क्या वैल्यू है, यहाँ पर 1 है. इसका मतलब वी कैन इजिली मूव यहाँ पर, ठीक है. फिर हम यहाँ से आते हैं आगे. 2 के बाद यहाँ पर आएंगे 3 पे. सिंपल सी बात है, यहाँ पर आ सकते हो और यहाँ पर भी आ सकते हो. यू कैन ऑल्सो गो दिस वे और तुम इधर भी जा सकते हो. यहाँ पर 2 है तो 2 + 1 3. तो सिंपल सी बात है 3 ग्रेटर देन 2 तो यहाँ पर जा सकते हो. एंड 2 + 1 इज 3. यहाँ पर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो यहाँ पर भी जा सकते हो. लेट्स से मैं यहाँ पर जाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है. मैं यहाँ पर चला गया तो मैं भी 3 टाइम स्टैम्प पे हूँ. अब मैं यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ नहीं जा सकता. क्यों? क्योंकि 3 + 1 4 होता है और यहाँ पर 5 है, ठीक है. क्या मैं यहाँ जा सकता हूँ? हाँ मैं यहाँ जा सकता हूँ. 3 + 1 4 होता है और इसका मतलब यहाँ पर सक्सेसफुली जा सकता हूँ. नाउ मैं 4th सेकंड पे यहाँ पर हूँ. 4th सेकंड पे यहाँ पर हूँ. अब सिंपल सी बात है, दोबारा लौटने का मतलब है नहीं. मैं इधर साइड चलता हूँ. यहाँ इजीली जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ. 5th सेकंड पे मैं यहाँ पर आ जाऊंगा. 5th सेकंड पे आने के बाद यहाँ पर 5 है, यहाँ पर टाइम स्टैम्प मेरा 5 है और यहाँ पर ये 5 है. तो 5 + 1 यहाँ पर क्या है, 6 है. तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 है. तो आई कैन इजीली मूव टू दिस सेल. इसका मतलब मैं यहाँ पर मूव कर जाऊंगा. नाउ माय टाइम स्टैम्प इज व्हाट, इट इज 6. और 6 + 1 क्या होता है, 7. इसका मतलब 1 सेकंड बाद मैं यहाँ पर आ सकता हूँ इजीली. हाँ आ सकता हूँ. क्यों? क्योंकि यहाँ पर फाइनल वैल्यू 6 है. इसका मतलब मैं 7 सेकंड पे फाइनल सेल पे आ जाऊंगा. आज मैं फाइनल सेल पे आ चुका हूँ तो इसका मतलब मुझे अपना आंसर मिल चुका है. तो दैट इज वाई वी कैन सी दैट द ऑप्टिमल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट, 7. कि 7 सेकंड में आप इस वाले सेल पे आ सकते हो, ठीक है. अब कोई कहेगा कि भैया आपने डायरेक्टली ऑप्टिमल पाथ चुना, ठीक है. तुम चाहे तो और भी कोई पाथ चुन सकते हो. चाहे तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ऐसे आता और 3 पे आता और उसके बाद क्या करता. अब 3 से 8 पे नहीं जा सकता, ठीक है. 3 से 8 पे नहीं जा सकता तो क्या कर सकता हूं मैं. या तो अब मैं क्या करूं, मुझे टाइम वेस्ट करना है. सिंपल सी बात है, मुझसे क्या बोला गया है, मुझको बोला गया है कि अगर तुम किसी सेल पे मूव नहीं कर सकते तो क्या करना है मुझे. तो सिंपल सी बात है, मुझे मूव तो करते रहना है. अगर मुझे मूव करते रहना है इसका मतलब है कि मैं खड़े तो नहीं रह सकता. देखो 2 टाइप की वेटिंग्स होती हैं. सिंपल सी बात है, अगले सेल में जाने के लिए हमको वेट करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए. अब वेटिंग 2 टाइप की होती है. एक वेटिंग होती है कि आप जिस सेल पे हो उसी सेल पे बैठे रहो, कहीं मूव मत करो, ठीक है. एक वेटिंग होती है कि आप अगल बगल मूव करते रहो लगातार. इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आप आइडली नहीं बैठ सकते, कहीं भी चुपचाप नहीं बैठ सकते, आपको लगातार मूव करते रहना है. इसका मतलब आप क्या करोगे, अपना टाइम बिताने के लिए, अपना टाइम वेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, लगातार जो सेल पे आप आ चुके हो पहले से, सिंपल सी बात है, आप जिस सेल से आ रहे हो वहां पर जो टाइम होगा ना वो आपके करंट टाइम से छोटा ही होगा. इसका मतलब आप लगातार बैक एंड फोर्थ वहां पर मूव करके अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो, ठीक है. तो इनकेस अगर हम कभी भी ऐसे कंडीशन में फंसते हैं जहां पर हम कहीं नेबरिंग सेल में नहीं जा सकते, ठीक है, तो हम उस सेल को देखेंगे जहां से हम आए थे और हम क्या करेंगे, हम बैक एंड फोर्थ उसी में आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे और वहां पर अपना टाइम वेस्ट करेंगे अनटिल अनलेस हम ऐसे टाइम स्टैम्प पे नहीं पहुंच जाते
सच दैट कि हम इजीली अपने जिस ग्रिड पे जिस सेल पे जाना चाहते थे वहां पर जा पाए। ठीक है, जैसे वो टाइम आ गया, जैसे वो थ्रेशोल्ड वैल्यू रीच हो गई कि मैं अपने अगले सेल पे जा सकता हूँ, मैं ये टाइम वेस्टिंग जो बैक एंड फोर्थ वाला मूवमेंट है वो खत्म करूंगा और अपने नेक्स्ट सेल पे प्रोसीड कर जाऊंगा। ठीक है, तो दैट इज वाई द आंसर इज 7। अब आते हैं सेकंड टेस्ट केस पे। सेकंड टेस्ट केस पे हमारे हमारे पास ग्रिड क्या है, इट्स 0 2 3 3 2 4 3 2 1 1 0 4। अच्छा, अब क्या है, मैं जब पहले वाले यहाँ सेल पे हूँ, अब क्या है कि मैं एक सेकंड में या तो यहाँ मूव करूंगा या तो यहाँ मूव करूंगा, करेक्ट। तो 0 + 1 क्या होता है, 1। तो 1 > 2, इसका मतलब मैं यहाँ मूव नहीं कर सकता। 0 + 1 होता है 2, 0 + 1 होता है 1, तो 1 इज वॉट <3, इसका मतलब मैं यहाँ भी नहीं मूव कर सकता। इसके पास दो ही ऑप्शन थे मूव करने के, या तो यहाँ या तो यहाँ। अब बताओ, सिंपल सी बात है, हमको बोला गया है कि हमको हर एक टाइम स्टैम्प पे मूव करते रहना है, हमें कभी भी चुपचाप अपने ही सेल पे बैठे नहीं रहना है। इस वाले केस में क्या है कि इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि ये कहीं पर बैक एंड फोर्थ मूव कर पाए। इसका मतलब वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर एंड द आंसर फॉर दिस टेस्ट केस वुड बी -1। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान में अभी अपने आप समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत लोगों ने नोटिस कर लिया होगा कि इनिशियली जो प्रॉब्लम आने वाली है ना, वो सिर्फ इस सेल जो 0,1 है और जो 1,0 है, इन्हीं को डील करना है मेनली। अगर ऐसा है, अगर कभी भी ऐसा होता है कि तुम अपने स्टार्टिंग से लेने की 0,0 से ना 0,1 पे जा पाओ और ना ही 1,0 पे जा पाओ, इसका मतलब तुम दोनों तरफ से ब्लॉक दो, इसका मतलब तुम कहीं भी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट नहीं कर सकते। सिर्फ उन्हीं केसेस में तुम्हारा आंसर -1 आएगा, और बाकी कोई ऐसा केस नहीं बनता है जहां पर तुम्हारा आंसर -1 आए। क्यों? क्योंकि यही दो सेल हैं इनिशियली जो कि तुम्हारा रास्ता ब्लॉक करेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों सेल में तुम किसी तरीके से तुम आगे बढ़ गए, अगर ऐसा हुआ कि इन दोनों सेल ने तुम्हारा रास्ता ब्लॉक नहीं किया, तो तुम फिर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कितनी भी बार कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। तुम्हें सिंपल सी बात पता है कि तुम जिस सेल से आ रहे हो, सिंपल सी बात है, वन थिंग जो हमें दिमाग में रखनी है, तुम जिस सेल से अभी अभी आ रहे हो, उस सेल का जो ग्रिड वैल्यू है, जो भी उस सेल पे वैल्यू थी, वो हमेशा तुम्हारे करंट टाइम स्टैम्प से क्या होगी, कम होगी या बराबर होगी। इसका मतलब तुम आगे आने वाले समय पे बार बार बैक एंड फोर्थ मूव कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो इनिशियली से प्रॉब्लम कहां आने वाली है, अगर तुम इस वाले सेल से ना इस पे मूव कर पाओ और ना ही इस पे मूव कर पाओ। अगर तुम 0,0 से ना 1,0 पे मूव कर पाओ और ना ही 0,1 पे मूव कर पाओ, तभी तुम्हारा आंसर -1 आएगा। नहीं, तुम्हारा आंसर तुम्हारा -1 कभी आ ही नहीं सकता। इट विल ऑलवेज बी सम वैल्यू, क्योंकि हमें तुम्हारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए कोई सेल अवेलेबल होगा, राइट। नाउ लेट्स गो टू द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स पे आते हैं। सो सबसे पहले, जैसे कि मेरा जो कन्वेंशन उल्टा ही चलता है, तो n नंबर ऑफ रोज होंगी, m नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी। ओके, अब जो m और n की वैल्यू है वो कहां से कहां तक रेंज करती है, 2 से लेके 1000 के बीच तक रेंज करती है। एंड द वैल्यू ऑफ m क्रॉस n, बेसिकली द नंबर ऑफ सेल्स इन द ग्रिड विल रेंज फ्रॉम 4 अप टू 10 पावर ऑफ 5। सो एट मैक्स 10 की पावर ऑफ 5 नंबर ऑफ सेल्स होंगे मेरे ग्रिड में। उसके बाद ग्रिड की वैल्यू क्या है, जो ग्रिड के अंदर वैल्यूज है, जो टाइम स्टैम्प्स हैं, वो 0 से लेकर 10 की पावर 5 के बीच में रेंज करेंगे। और जो इनिशियल सेल है मेरा 0,0, उसमें हमेशा 0% होगा। सिंपल सी बात है, जब मैं इनिशियल अपना काम स्टार्ट करता हूं, जहां पर मैं हूं, वहां पर तो एटलीस्ट 0 होना चाहिए, नहीं तो मैं आगे मूव कैसे करूंगा। ठीक है, दीज आर द कंस्ट्रेंट्स। सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर और द एक्सप्लेनेशन पार्ट इन दिस केस आर वेरी क्लियर। ओके, अब आते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर ट्रैवर्सिंग वाला ही काम हो रहा है कि हमको इनिशियली एक सेल प्रेजेंट है, उससे हम आगे पीछे मतलब चार डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं। अगर हम मूव कर सकते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं मूव कर सकते तो नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका नाइव तरीका क्या है, नाइव तरीका ये है कि भाई तुम हर डायरेक्शन में मूव करते जाओ। ठीक है, और जहां पर मूवमेंट पॉसिबल है वहां पर करते जाओ। तो इसका नाइव अप्रोच क्या है, ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या बोलता है, जस्ट कीप ऑन मूविंग, जस्ट कीप ऑन मूविंग, बस आगे बढ़ते जाओ। अगल बगल देखो तो मूव करा सकते हो, मूव करके देखो, अगर तुम कर सकते हो वेरी गुड, अगर नहीं कर सकते तो कोई और डायरेक्शन चुनो। ठीक है, इस तरीके से क्या करो, जस्ट कीप ऑन मूविंग, और जैसे तुम अपने एंड सेल पे पहुंच जाते हो वहां पर तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर हम कोई भी स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं करेंगे, हम कोई भी ये नहीं देखेंगे कि हमको कितना कम से कम टाइम लग रहा है। हम कह रहे हैं कि बस हम ट्राई आउट करेंगे सारे पार्ट्स को। ठीक है, जो भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, उनको बार बार, उनको मतलब उन सारे पार्ट्स को हम ट्राई करते रहेंगे और देखेंगे हम कब तक अपने एंड सेल तक पहुंच रहे हैं। अगर अपने एंड सेल तक पहुंच जा रहे हैं तो वेरी गुड, नहीं पहुंच पा रहे तो इसका मतलब -1 आंसर है हमारा। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच तो ये है कि तुम कोई सिस्टमैटिक तरीका मेंटेन नहीं कर रहे हो कि ये देखने के लिए कि क्या मिनिमम टाइम है, तुम बस क्या कर रहे हो, विजिट करते जा रहे हो। इसका मतलब क्या है कि हर एक सेल को तुम मल्टीपल टाइम्स विजिट करने वाले हो। ठीक है, ये मैं कह सकता हूं कि सिंस कि मैंने ये डिफाइन नहीं किया है कि तुम किस तरीके से अपना मूवमेंट करने वाले हो, बस तुम मूव कर रहे हो चाहे जैसे कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब देयर इज नो सिस्टमैटिक वे ऑफ मूवमेंट। इस केस में तुम सेल्स को बार बार वो करोगे। ठीक है, आगे पीछे बार बार क्या कहते हैं विजिट करोगे, और कई बार सेम पाथ को बार बार विजिट करोगे। इसका मतलब तुम्हारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा इस अप्रोच में, दैट विल बी एक्सपोनेंशियल, और वो काम नहीं करेगा, दैट विल गिव यू अ टीएलई, क्योंकि हमारे कंस्ट्रेंट्स काफी बड़े हैं। देख सकते हो m क्रॉस n जो है तुम्हारा वो 10 की पावर 5 तक जाता है। सो दिस अप्रोच विल नॉट वर्क। तो हमें कुछ सिस्टमैटिक तरीका चाहिए सच दैट कि हम मूव कर पाए। अब आते हैं अपने थोड़ा ऑब्जर्वेशन के ऊपर। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें यही ग्रिड दिया हुआ था। ठीक है, मैं यही ग्रिड कह सकता हूँ। अभी तक आपको मूवमेंट वाला चक्कर तो समझ में आ गया है। ठीक है, कि मूवमेंट करना कैसे है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन सेज दैट ईच पॉइंट इन टाइम वी मस्ट मेक अ मूव। हमें सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ने कहा है कि हमें हर बार मूव तो करते रहना है, कहीं पर भी चुपचाप शांति से बैठना नहीं है। ये नहीं कि तुम अपने सेल पे बैठे रहे, तुम्हें मूव करते रहना है।
Let's say if you are not able to go to any neighboring cells, this means you cannot make a move and it's impossible to reach the end without violating the conditions. ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था, अगर आप अपने नेबरिंग सेल्स में मूव नहीं कर सकते हो, इसका मतलब है कि आप बैक एंड फोर्थ मूव नहीं कर पा रहे हो, टाइम वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको अपने सेल पे ही बैठे रहना पड़ेगा एंड दैट विल वायलेट आवर कंडीशन. इसका मतलब देयर विल बी नो पॉसिबल आंसर. ठीक है, अब आते हैं अगली चीज पे. लेट्स से यू वांट टू मूव फ्रॉम सोर्स x, y फ्रॉम सम x, y टू x डैश, y डैश. लेट्स से आप x, y पे हो और आप किसी नेबरिंग सेल x डैश, y डैश पे जाना चाहते हो एंड योर करंट टाइम स्टैम्प इज लेस देन ग्रिड ऑफ x डैश, y डैश. सिंपल सी बात है, आप उस पे मूव करना चाहते हो पर आप मूव नहीं करा सकते. क्यों? क्योंकि ग्रिड ऑफ x डैश, y डैश जो है वो बड़ा है मेरे करंट टाइम स्टैम्प से, तो मुझे वेट करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए. तो क्या करूंगा, वी नीड टू वेस्ट टाइम बाय मूविंग बैक एंड फोर्थ द सेल्स फ्रॉम विच वी केम. इसका मतलब क्या है कि ग्रिड ऑफ x डैश, y डैश पे जाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा. अब ये टाइम वेस्ट कैसे करूंगा मैं? ये टाइम वेस्ट मैं सिंपली कर सकता हूं, मुझे और कोई नेबरिंग सेल ढूंढने की जरूरत नहीं है. मैं सिंपल सी बात जानता हूं कि मैं जिस सेल से आया हूं अभी, ठीक है, उस सेल का टाइम स्टैम्प जो है, उस सेल पे जो वैल्यू है वो मेरे करंट टाइम स्टैम्प से क्या होगी, हमेशा कम या इक्वल होगी. इसका मतलब मैं बैक एंड फोर्थ आराम से मूव कर सकता हूं उस सेल में अपना टाइम वेस्ट करने के लिए. राइट, तो हम यही करेंगे. So what we can do, we can just move back and forth from each cell until we finally move to cell x dash y dash, until unless हम उस थ्रेशोल्ड पे नहीं पहुंच जाते कि हम इजीली अपने x dash y dash पे जा सकते हैं. ठीक है, ये समझ में आ गया. अब एक चीज थोड़ी सी हम आगे चल के देखेंगे. ठीक है, उसके पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ. लेट्स से कि आपको मान लो क्या कहते हैं, मान लो आपका करंट टाइम स्टैम्प है क्या कहते हैं वन, आप मान लो 1 सेकंड पे हो. ठीक है, मान लो आप 1 सेकंड पे हो और आपको किसी नेबरिंग सेल में जाना है. आपको किसी नेबरिंग सेल में जाना है जिसका टाइम स्टैम्प मान लो 5 है. ठीक है, मान लो 5 है. ठीक है, तो अब क्या है कि आप मुझे ये बताओ कि आपको कितना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पहुंचने के लिए. ठीक है, कितना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा. ठीक है, चलो देखते हैं. सिंपल सी बात है, आप डायरेक्टली मूव तो कर नहीं सकते. इसका मतलब मैं मान लेता हूं कि मान लो कोई एक्स एक नेबर है. मैं अभी एक्स को मान लेता हूं कि कोई नेबर है जहां से मैं आया हूं. ठीक है, एक्स मींस मेरा पेरेंट सेल जहां से मैं 1 पे आया था. ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं 1 से एक्स पे जा सकता हूं. ठीक है, तब तक मेरा क्या होगा, टाइम 2 हो जाएगा. एक्स से दोबारा 1 पे जाता हूं, मेरा टाइम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. अभी भी 3 लेस देन 5 है, नहीं जा सकता. 1 से मैं दोबारा कहां पर जाऊंगा, एक्स पे जाऊंगा, तो कितना हो गया, मेरा टाइम हो गया 4. ठीक है, एक्स से दोबारा जाऊंगा 1 पे, मेरा टाइम हो गया 5. अब मेरा टाइम 5 जब हो गया है, तब जाके मैं 6 सेकंड पे इजीली कहां जा पाऊंगा, 5 पे. ठीक है, देखो, तो इनिशियली में समझ लो टाइम स्टैम्प 1 पे था और मुझे 5 वाले ग्रिड पे, 5 वाले सेल पे जाना था जहां पर 5 प्रेजेंट है. सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर एक्स को मानता हूँ अपना पेरेंट सेल जहां से मैं आया था. अब मुझे अपना टाइम वेस्ट करना है, तो टाइम वेस्ट कैसे होगा, 1 से एक्स पे गया तो मेरा टाइम टाइम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. फिर एक्स से 1 पे गया दोबारा तो मेरा टाइम 3 हो गया. 1 से एक्स पे दोबारा गया, मेरा टाइम 4 हो गया. फिर एक्स से 1 गया तो टाइम कितना हो गया, 5 हो गया. अब मेरा टाइम जब 5 हो चुका है, तब मैं 1 से 5 वाले गेट पे इजीली मूव करा सकता हूँ. क्यों? अब क्या होगा, 5 + 1 6 हो जाएगा और मैं अपना थ्रेशोल्ड जो है उसको पार कर जाऊंगा. राइट, इजीली. तो इसका मतलब क्या है कि हमने कितने मूव किए, हमने कितना टाइम वेस्ट किया. ठीक है, हमने कितना टाइम वेस्ट किया. हम यहाँ पर फाइनली कब पहुंचे, वी रीच्ड हियर, वी रीच्ड एट सेल 5 ऑन 6th सेकेंड. 6th सेकेंड. ठीक है, अब मान लो यहीं पर ये एक चीज याद रखना. अब मान लो ऐसा होता है कि मैं 1 से लेके जाना चाहता हूँ 4 पे. ठीक है, अब मैं मान लो 4 पे जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर से 1 से एक्स पे जाता हूँ. ठीक है, टाइम 2 हो जाएगा. एक्स से दोबारा 1 पे जाता हूँ तो टाइम 3 हो जाएगा. ठीक है, टाइम 3 हो जाएगा. ओके, उसके बाद लेट से मैं 1 से कहाँ जाता हूँ, मैं 1 से तुम्हारा 1 से दोबारा एक्स पे ही जाऊंगा. राइट, टाइम मेरे पास है नहीं. हाँ, तो बेसिकली यहाँ से जब मैं 1 से एक्स पे गया तो मेरा टाइम हो गया 2. एक्स से 1 पे दोबारा गया मैं तो मेरा टाइम हो गया 3. अब क्या है कि मैं यहाँ से 1 से एक्स पे नहीं जाऊंगा, यहाँ से 1 से डायरेक्टली 4 पे चला जाऊंगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था, 1 + 1 2, यहाँ पर क्या है 2 + 1 3. अब यहाँ पर देखो 3 + 1 4 हो रहा है, तो मैं इजीली मूव कर जाऊंगा क्योंकि मैं थ्रेशोल्ड की वैल्यू के इक्वल हो गया. राइट, सो देख सकते हो कि यहाँ पर मैं कब पहुंचा, वी रीच्ड एट सेल 4 ऑन 4th सेकेंड. मैं 4th सेकेंड पे यहाँ पर पहुंच गया. इसमें आपने एक चीज देखी, जब भी टाइम स्टैम्प्स के बीच का डिफरेंस जो था वो ऑड, वो इवन था. जब भी मेरा टाइम स्टैम्प्स का डिफरेंस इवन था, तब मुझे टाइम कितना लग रहा था, एक एक्स्ट्रा लग रहा था. सो 5 पे था तो मैं, मेरे को 5 पे जाना था तो मेरे को 6 सेकंड लगे. बट अगर मेरा जो डिफरेंस है वो ऑड है, अगर मेरा डिफरेंस ऑड है, तो क्या हुआ, मैं डायरेक्टली बिना किसी वेटिंग टाइम के पहुंच गया. मतलब जो मैंने टाइम वेस्ट भी किया है वो वहीं पर घूमते घूमते किया है, मुझे कोई एक्स्ट्रा 1 सेकंड नहीं लगा. ठीक है, या आप ऐसे समझ सकते हो कि आप करंट सेल पे हो तो आपको कितना टाइम वेस्ट करना है आगे पीछे करने में. अगर इवन डिफरेंस होगा तो आपको 1 सेकंड एक्स्ट्रा फालतू का बिताना पड़ेगा. ठीक है, पर लेट से अगर आपका जो डिफरेंस है टाइम स्टैम्प्स के बीच में वो ऑड है, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा 1 सेकंड नहीं बिताना पड़ रहा है फालतू में वेट करने के लिए. ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज हम इंप्लीमेंटेशन में देखेंगे. ओके, अब पॉइंट आता है कि ये तो हमने लिख लिया. ठीक है, अब है कि इसको सॉल्व करना कैसे. अभी तक जैसा कि मैंने कहा कि हमको करना वही है, ट्रैवर्स तो अभी भी हमें करना ही है. पर हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हमें मिनिमम टाइम मेंटेन करना था, तो हम इस प्रॉब्लम को, जो मिनिमम टाइम प्रॉब्लम है, उसी को शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देंगे. सिंपल सी बात आपको बता देता हूं, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम्स एंड मिनिमम टाइम प्रॉब्लम्स आर वेरी सेम, दे आर एक्चुअली सेम.
ठीक है। जहां पर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम में जहां पर डिस्टेंस आता है मिनिमम टाइम प्रॉब्लम पे वहीं पर हम टाइम को डाल देते हैं, ठीक है। सो इट इज जस्ट लाइक दैट, ठीक है, वो सेम ही है, ठीक है। सिंपल सी बात है, हमें स्ट्रक्चर्ड वे में कहा गया था, स्ट्रक्चर्ड वे में हमको चाहिए था कि हम अपने ग्रिड को ट्रैवर्स करें, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज करेंगे। हम बेसिकली मॉडिफाइड डाइक्स्ट्रा नहीं, सिंपल डाइक्स्ट्रा ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। हल्का सा मॉडिफिकेशन होगा, वो मॉडिफिकेशन सिर्फ यहाँ पर मूवमेंट की वजह से है, क्योंकि मूवमेंट में यहाँ पर हमारे पास वेटिंग वेटिंग वाला सिस्टम भी आ गया है, इस चक्कर से हमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, बहुत ही एक स्टेटमेंट का मॉडिफिकेशन होगा। बाकी यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी विल यूज डाइक्स्ट्राज एल्गोरिथम, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम टू फाइंड द मिनिमम टाइम, ठीक है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि डाइक्स्ट्रा सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं होता है, आप डाइक्स्ट्रा को मिनिमम टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। जहां पर आप देख सकते हो कि ट्रांजिशन टाइम जो है वो डिपेंड करता है कि करंट सेल और जो नेक्स्ट सेल है उनके बीच में डिफरेंस कितना है, उस पर डिपेंड करता है, इसलिए आप देख सकते हो कि एज वेट अलग अलग है यहाँ पर, इसलिए डाइक्स्ट्रा एप्लीकेबल है, ठीक है। अब क्या करते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। इम्प्लीमेंटेशन करते करते आपको और अच्छे समझ में आएगा कि आखिर यहाँ पर डाइक्स्ट्रा क्यों लगा, कैसे लगा, ठीक है। ओके, सो आते हैं इधर वापस। तो आई होप सबको दिख रहा होगा। ओके, यप। तो कंट्रोल प्लस, इसको यहाँ से हटा देते हैं, कंट्रोल वी। सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए इंटेन इक्वल टू व्हाट, ग्रिड डॉट साइज, नंबर ऑफ रोज चाहिए, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, जीरो डॉट साइज, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद मुझे एक वेक्टर चाहिए। मेरा सिंपल सी बात है, जैसे हम शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम्स में डिस्टेंस एरे मेंटेन करते हैं, वैसे यहाँ पर एक टाइम का एरे मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस, ठीक है। आते हैं यहाँ पर वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट, और इसको टाइम का नाम देते हैं। टाइम वुड बी व्हाट, एन कॉमा वेक्टर इंट कॉमा एम कॉमा इंट मैक्स, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, इंट मैक्स डिफाइन कर देंगे इसमें बाय डिफॉल्ट सबकी वैल्यू। उसके बाद क्या चाहिए हमको, सिंपल सी बात है, चारों डायरेक्शन में मूव करना है, तो हमको डायरेक्शन के लिए भी वैल्यूज चाहिए, ठीक है। ओके तो सबसे पहले क्या होगा, 0,-1, यानी कि पिछले कॉलम में जा रहे हो फिर 0,1, मतलब नेक्स्ट कॉलम में जा रहे हो, फिर 1,0 नेक्स्ट रो में जा रहे हो, -1,0 मतलब पिछले वाले रो पे जा रहे हो, ठीक है। अब आता है हम अपना प्रायोरिटी क्यू भी डिफाइन कर लेते हैं। प्रायोरिटी क्यू सिंपल सी बात है, यहाँ पर मिन हीप डिफाइन होगा, ठीक है। मिन हीप डिफाइन होगा यहाँ पर, ओके। यप, वेक्टर एंड, हम वेक्टर क्यों पुश कर रहे हैं, क्योंकि ये तीन वैल्यूज मेंटेन करेगा, उसका जो मिनिमम टाइम होगा और जो कोऑर्डिनेट्स होंगे तो तीन वैल्यूज होंगी, राइट। वेट को और लिख दें यहाँ पर, वेक्टर इंट, then vector of int, then greater of vector of int and pq, ओके। अब क्या है, pq अब का सबसे पहले क्या है, तुम सिंपल सी बात है, तुम ग्रिड ऑफ 0,0 पे इसलिए टाइम क्या है, जीरो ही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले टाइम ऑफ जीरो वुड बी व्हाट, इट वुड बी जीरो, और pq में पुश करा देते हैं अपनी करंट वैल्यूज को, ठीक है। pq में पुश करा देंगे व्हाट, सबसे पहले टाइम स्टैम्प क्या है, जीरो है, उसके बाद कोऑर्डिनेट 0,0, ठीक है। अब हम अपना डाइक्सरा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वाइल नॉट पी क्यू डॉट एम टी, क्या करोगे, सबसे पहले तो करंट टाइम स्टैम्प निकालो, वो होगा पी क्यू डॉट टॉप ऑफ 0, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स निकालो, पी क्यू डॉट टॉप ऑफ 1, फिर वाई कोऑर्डिनेट पी क्यू डॉट टॉप ऑफ 2, उसके बाद पी क्यू डॉट पॉप, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद हम दोबारा यहाँ पर आते हैं। अब इसके नेबर्स को चेक करना स्टार्ट करेंगे, फॉर आई इक्वल 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस, क्या करोगे, इंट डी एक्स वुड बी इक्वल टू व्हाट, एक्स प्लस डी आई आर ऑफ आई ऑफ 0, सबको दिख रहा है ना, ओके। कॉमा वाई, डी वाई वुड बी इक्वल टू व्हाट, वाई प्लस डी आई आर ऑफ आई कॉमा 1, टारगेट सेल। अब चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि ग्रिड के बाहर जा रहा हो ये, इफ डी एक्स इज लेस देन 0 और डी वाई इज लेस देन 0 और डी एक्स इज इक्वल टू एन और डी वाई इक्वल टू एम, ऐसे केसेस में कंटिन्यू कर दोगे, तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर सिंपल सी बात है, तुम्हारा ये ग्रिड के अंदर विद इन लाई करता है, तो तुम्हें देखना है कि तुम कहाँ मूव कर सकते हो। अच्छा, इसके पहले एक चीज में अलग से कंडीशन हमको लिखनी पड़ेगी, क्या, मैंने क्या कहा था, हमारा आंसर एग्जिस्ट कब नहीं करता है, जब तुम 0,1 और 1,0 दोनों पे इनिशियली मूव नहीं कर सकते। अगर हम तुम दोनों में से इन दोनों में से किसी भी एक सेल पे मूव कर पाओगे ना, तो तुम्हारे पास हमेशा बैक एंड फोर्थ मूव करने का ऑप्शन रहेगा, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ये इफ कंडीशन यहीं पर डाल देते हैं, इफ grid of 0 of 1 is greater than 1 and grid of 1 of 0 is also what, greater than 1, ठीक है। इसका मतलब कि तुम 1 सेकंड पे वहां पर नहीं जा सकते, उन पे वैल्यू ज्यादा बड़ी है, तो डायरेक्टली रिटर्न -1, तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। सो ये हो गया, तो दोबारा नीचे आते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर चेकिंग कर रहे थे, ठीक है। अब वेटिंग टाइम निकालते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि वेट टाइम, जैसे कि मैंने क्या क्या कहा, अगर टाइम स्टैम्प्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, अगर ऑड है तो इसका मतलब मुझे कोई एक्स्ट्रा वेटिंग टाइम नहीं पड़ेगा, पर अगर वो टाइम स्टैम्प का डिफरेंस क्या है, अगर वो इवन है, अगर वो इवन है तो क्या है, मुझे एक एक्स्ट्रा सेकंड लग रहा है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इन डब्ल्यू टाइम या फिर इन वेट लिख देता हूँ। इन वेट वुड बी व्हाट, इट वुड बी
ग्रेड ऑफ डी एक्स ऑफ डी वाई माइनस टी। अगर ये डिफरेंस क्या है, इवन है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वन ऐड कर देना चाहिए वेटिंग टाइम में, नहीं तो जीरो। ठीक है। अब मेरा जो नेक्स्ट टाइम होगा जिस पे मुझे जाना चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा मेरा, इट वुड बी मैक्सिमम ऑफ व्हाट, इट वुड बी मैक्सिमम ऑफ ग्रेड ऑफ डी एक्स ऑफ डी वाई, ठीक है, प्लस वेटिंग टाइम। नहीं तो अगर ऐसा है कि मान लो वहां पर वैल्यू पहले से छोटी है, पहले से ऐसा है कि जो नेक्स्ट स्टेप पे जहां पर जा रहे हैं वहां पर हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली पहले से वैल्यू छोटी है, तो हमारा हमारा जो टाइम कितना लगेगा, क्या होगा, इट वुड बी टी प्लस वन। ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी हम उसको उठाएंगे, या तो वेटिंग टाइम के साथ में, या तो बिना, अगर वेटिंग नहीं तो सिंपल सी बात है तुम डायरेक्टली अपना इजीली नेक्स्ट मूव कर पाओगे, तो टी प्लस वन। ठीक है। ये तो हो गया पुश, ये तो हो गया हमारा अपडेट कि नेक्स्ट टाइम क्या है। अब क्या करोगे, अब चेक करोगे कि अगर अगर टाइम ऑफ डी एक्स ऑफ टी वाई इज ग्रेटर देन नेक्स्ट टाइम, सिंपल सी बात है, फालतू में थोड़ी किसी भी सेल पे जाओगे, सिंपल सी बात है, तुम वहां पर अगर जा रहे हो तो वहां पर टाइम मिनिमाइज होना चाहिए। ठीक है, हमें क्या, हमें मिनिमम टाइम निकालना है ना, तो सिंपल सी बात है टाइम मिनिमाइज होना चाहिए। अगर तुम्हारा जो करंट टाइम, जो नेक्स्ट टाइम की वैल्यू आ रही है, वो बड़ी आ रही है तुम्हारे जो इनिशियल, जो प्रीवियसली वो सेल देख चुका है, ठीक है, विजिटिंग टाइम्स, तो सिंपल सी बात है इस सेल पे दोबारा आने का मतलब है नहीं, इस सेल से तुम्हारा टाइम ऑप्टिमाइज नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि हम डेक्स्ट्रा में करते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ में क्या करते हैं कि जो करंट डिस्टेंस है, करंट जो सेल का डिस्टेंस है, अगर वो बड़ा है, हमारे जो एजेस को ऐड करने, जो करंट एज है उसको ऐड करने के बाद जो हमारा जो नया डिस्टेंस आ रहा है, इफ इट इज लेस देन मेरा जो करंट डिस्टेंस है, तभी हम अपडेट करते हैं। इन केस अगर तुम्हारा जो सेल पे जो डिस्टेंस होता है, इफ दैट डिस्टेंस इज ऑलरेडी लेसर देन द करंट वैल्यू, तो हम उसको अपडेट नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ टाइम को तभी अपडेट करेंगे जब हमारा जो नेक्स्ट टाइम है दैट बिकम स्मॉलर देन टाइम ऑफ डीएक्स डीवाई पे टाइम जाने का स्मॉलर होना चाहिए। ठीक है। तो टाइम ऑफ व्हाट, डीएक्स ऑफ डीवाई वुड बी इक्वल टू व्हाट, वुड बी इक्वल टू नेक्स्ट टाइम। ठीक है। और पीक्यू में पुश करा देंगे व्हाट, नेक्स्ट टाइम को और इसका कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। अब क्या करते हैं, बाहर आते हैं, ये तो हो गया, सिंपल सी बात है, हमारा एक्स्ट्रा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, बाहर आते हैं, रिटर्न क्या कराएंगे, रिटर्न ये कराएंगे कि रिटर्न टाइम ऑफ एन माइनस वन ऑफ एम माइनस वन। अगर ये इंट मैक्स के बराबर है, अगर ये इंट मैक्स के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप इस सेल पे कभी रीच ही नहीं कर पाए, तो आंसर क्या होगा, माइनस वन, नहीं तो टाइम ऑफ एन माइनस वन कॉमा एम माइनस वन। ठीक है, एंड दैट इज ऑल। ठीक है। और ये कोड कंप्लीट है, एक बार फिर से एक बार पूरा फॉलो थ्रू कर लेते हैं। मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। सबसे पहले क्या किया, ग्रिड वैल्यूज डिक्लेयर की, उसके बाद चेक किया कि भाई ऐसा तो नहीं है कि तुम मूव ही नहीं कर सकते अपने नेबरिंग सेल्स पे इनिशियली 0,0 से ही। ठीक है, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, फालतू में क्यों चलाना है अपने कोड को। उसके बाद टाइम, जैसे डिस्टेंस एरे होता है वैसे टाइम एरे लिया इस बार। उसके बाद चार डायरेक्शंस, उसके बाद प्रायोरिटी क्यू मिन हीप, टाइम जीरो डिफाइन किया, पीके में पुश करा दिया। उसके बाद टॉप वैल्यू को उठाया, उसके नेबर्स को देखा, नेबर्स का वेटिंग टाइम कैलकुलेट किया कि कितना वेटिंग टाइम लगेगा मुझे नेक्स्ट उस सेल पे जाने के लिए। ठीक है। उसके बाद मैंने टाइम को देखा कि भाई क्या मेरा टाइम ऑप्टिमाइज हो रहा है, क्या मेरा टाइम मिनिमाइज हो रहा है, मैं सिर्फ तभी उसको प्रायोरिटी क्यू में पुश कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। उससे अपडेट करा दिया, एंड दैट इज ऑल। ठीक है। बाहर आके चेक कर लिया कि मैं फाइनली एन माइनस वन एम माइनस वन सेल पे आ पाया कि नहीं आ पाया। अगर नहीं आ पाया तो उसमें वैल्यू इंट मैक्स रह जाएगी और मैं माइनस वन रिटर्न कर दूंगा, नहीं तो जो भी उसकी ऑप्टिमल वैल्यू थी वो रिटर्न हो जाएगी, राइट। सो देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है। सो आई होप कि ये सही ही है। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस पीस ऑफ कोड। सो या वी कैन सी दैट आवर कोड पास द सैंपल टेस्ट केस। अब सब पे चला के देखते हैं। या सो वी कैन सी दैट आवर कोड पासेस ऑल द टेस्ट केसेस। ठीक है, इजीली बढ़िया पास हो गए। अब इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे पहले देखते हैं क्या है। ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है डाइक्स्ट्रा की क्या होती है, ई लॉग भी होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितने एजेस थे, बेसिकली सिंपल सी बात है, जितने नंबर ऑफ सेल्स हैं ग्रिड में उतने ही एजेस भी हो सकती हैं। ठीक है, और उतने ही हमारे पास नोड्स भी हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का वो क्या होगा, वो एन इंटू एम इंटू लॉग ऑफ एन इंटू एम। ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस पीस ऑफ कोड का। ठीक है, फिर से दिखा देता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज व्हाट, एन इंटू एम लॉग ऑफ एन इंटू एम, डाइक्स्ट्रा का जो बेसिक रन टाइम होता है। उसके बाद स्पेस देख लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सिंपल सी बात है, मैंने प्रायोरिटी क्यू में हर एक सेल को पुश कराया होगा इन द वर्स्ट केस, इसका मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ऑर्डर एन इंटू एम। ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया। एक बार लीड कोड से भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरा कोई मतलब तो होता नहीं है। ओके, सो वी कैन सी एन एम इंटू लॉग ऑफ एन प्लस एम, इसने लॉग ऑफ एन प्लस एम बता दिया, वैसे इट्स एन इंटू एम। ठीक है। अब आते हैं इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर एन इंटू एम। ओके, नाइस। So I hope this was clear to everyone. Okay, if you like the code part, if you like the explanation part, then do like, share, subscribe and comment. वीडियोस को एंड तक देखो, हर दिन और लगातार देखते रहो। ठीक है, जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम माय साइड। यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, दोस लिंक्स विल बी डिस्क्रिप्शन। यू कैन आल्सो जॉइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल एंड द टेलीग्राम चैनल फॉर डेली अपडेट्स। ठीक है, और हम कल फिर मिलेंगे एक और क्वेश्चन के साथ में। लेट्स से कि कल हमें क्या हार्ड क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि दो बार लगातार हमें हार्ड क्वेश्चन मिल गया।
ओके। हार्ड क्वेश्चन जनरली काफी अच्छे होते हैं। हार्ड क्वेश्चन में जनरली दो तीन कॉन्सेप्ट्स का मिक्सचर होता है या फिर एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है जो कि आप पढ़ते हो। सो इट्स वेरी गुड कि आप हार्ड क्वेश्चंस और मीडियम क्वेश्चंस को ज्यादा ट्राई आउट करो। ओके। और हम तो बैठे बताने के लिए, तो हम कल फिर मिलेंगे एक और क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, कीप ग्राइंडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, राधे राधे।